हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम फिर थोड़ी सी कैपिटल मार्केट्स कंपनी देखने की कोशिश करते हैं। उनका देख लेते हैं क्वार्टर टू में किस तरीके का रिजल्ट रह रहा है। कल वाले वीडियो में हमने 3 से 4 कंपनी कवर करी थी कैपिटल मार्केट स्पेस में। आज के इस वाले वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 3 कंपनी तो हम कवर कर ले। सबसे पहली कंपनी का नाम है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका किस तरीके का रिजल्ट रहा। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो रफली रफली 74,000 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब पहले समझ लेते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद ग्रोथ फिगर्स देखेंगे, क्योंकि वहां पर तो हमें कोई कमी देखने को ही नहीं मिल रही है। तो देखो, इनके ऐसे तो 2 या 3 हम अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं, बट जो इनका प्राइमरी बिजनेस है, जो एक्सचेंज वाला बिजनेस है, पहले तो वो समझ लेते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो अब देखो, हमने ब्रोकिंग कंपनी देखी, हमने डिपॉजिटरी कंपनी देखी। ब्रोकिंग कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ता है, जब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट उनके पास आते हैं, उनके पास आके ट्रेड करते हैं, चाहे वो डिलीवरी का ट्रेड करें, चाहे वो एफएनओ का ट्रेड करें, चाहे वो इंट्राडे का ट्रेड करें, चाहे वो मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी लेकर ट्रेड करें। तो अगर ये सारी चीजें होगी, तो यहाँ पर क्या है, जो एक ब्रोकिंग कंपनी है वो डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर काम करता है। सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेज पे हमें मिलती है डिपॉजिटरीज। तो जैसे हमने सीडीएसएल का रिजल्ट एनालिसिस किया था, वहां पर हमें क्या पता चला कि भाई अगर आप एफएनओ कर रहे हो तो सीडीएसएल को फायदा नहीं है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो सीडीएसएल को फायदा नहीं है। सीडीएसएल को तभी फायदा होगा जब या तो आप डिलीवरी में अपना कोई शेयर क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे। मतलब आपने जो अपनी स्टॉक होल्डिंग में रख रखी है शेयर्स, उनको या तो बेचोगे या बाजार से कोई शेयर खरीदोगे, डिलीवरी पे खरीदोगे, तब जाके सीडीएसएल को फायदा होगा। उसके बाद उनके और वही 2-3 अलग-अलग तरीके के सेगमेंट्स थे कि भाई आईपीओ से रेवेन्यू आ रहा है, जो एक्जिस्टिंग कंपनियां लिस्टेड है वहां से रेवेन्यू आ रहा है, वो एक अलग चीज होगी। बट जो आपका प्राइमरी बिजनेस था, जहां से आपका सबसे ज्यादा पैसा आता था, वो यही वाला था कि भाई जितने ज्यादा लोग डिलीवरी का ट्रेड करेंगे, जितने ज्यादा डिलीवरी के ट्रेड्स होंगे, उतना ज्यादा सीडीएसएल को फायदा होगा। अब आ जाता है थर्ड स्टेज के ऊपर, जो है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज को हर तरीके से फायदा होता है। अब चाहे क्लाइंट एंजल वन के पास जाए, चाहे जीरोधा के पास जाए, चाहे आपका ग्रो के पास है, वो आके ट्रेड तो एक्सचेंज के ऊपर ही करेगा। तो एक्सचेंज को हर तरीके से फायदा है। अब एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड पे ऐसा नहीं कि फायदा ही हो, उनको एफएनओ ट्रेड पे भी फायदा होगा, उनको इंट्राडे ट्रेड पे भी फायदा होगा, उनको कैश वाले ट्रांजैक्शन मतलब जो डिलीवरी ट्रेड है उसके ऊपर भी फायदा होगा। तो एक एक्सचेंज के लिए तो जितनी ज्यादा बाजार में एक्टिविटी रहेगी, जितने ज्यादा नए नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जितना ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऑर्डर करने की, कि पहले एक बंदा दिन में एक ऑर्डर करता था, अब आज वही बंदा एक दिन में 10 ऑर्डर कर रहा है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना ज्यादा बेसिकली एक्टिविटी बढ़ेगा बाजार में, उतना ज्यादा एक्सचेंज को फायदा होगा। क्योंकि एक तरफ एक स्टॉक का, एक ऑप्शन का, एक फ्यूचर का एक बायर है, दूसरी तरफ एक सेलर है, और दोनों को मैच कराने के लिए एक बीच में इंटरमीडिएटरी है, दैट इज एक्सचेंज। तो आप कुछ भी करो आज के दिन शेयर मार्केट में या बाजार के अंदर, आपको एक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट हमेशा हमेशा रहेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितना भी एक्सचेंज है, जो जैसे बीएससी हो गया या एनएससी हो गया, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो एनएससी है वो तो अनलिस्टेड मार्केट में है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नहीं, वैसे उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम बीएससी के बारे में बात करें, इनके रेवेन्यू के ग्रोथ नंबर्स देखें, तो बहुत जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ था। क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, बुल मार्केट वाले फेज में है हम। सब लोगों को आज के दिन शेयर मार्केट से पैसा बनाना है, सबको शेयर मार्केट का पैसा बहुत आसान पैसा लग रहा है, कि यहाँ पर बाजार में बहुत आसानी से पैसा बन जाता है। तो अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया 825% ओवर वाई लेवल। मतलब कितना जबरदस्त ग्रोथ है। और ये सारी कंपनियों से ज्यादा है, आप सीडीएसएल से ज्यादा है, आपकी ब्रोकिंग कंपनी से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी का तो कंपटीशन है कि भाई किसके पास आएगा क्लाइंट। क्लाइंट अपना, अगर 4 डीमैट अकाउंट भी ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट खोल रहा है, तो वो 4 किसके हाथों खुलेंगे? क्या वो 5 पैसा के हाथों खुलेंगे, वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हाथों खुलेंगे, वो एंजल वन के हाथों खुलेंगे, या जीरोधा के हाथों खुलेंगे? तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। सीडीएसएल डिपॉजिटरी केस में 2 ही ऑप्शन है, या तो सीडीएसएल है या एनएसडीएल है। और एक्सचेंज के केस में भी 2 ही ऑप्शन है, या तो बीएससी है या एनएससी है। आपको एक्सचेंज हमेशा चाहिएगा ही चाहिएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और इनके साथ भी कहानी वही है, इनका भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस ही कह सकते हैं हम इनको, कि आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, एक बार हार्डवेयर के ऊपर खर्चा कर लिया, आपका जिस दिन एक्सचेंज क्रिएट हो गया, उसके बाद से आपको कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर 1 लाख लोग आके ट्रेड कर रहे हैं वर्सेस 10 करोड़ लोग आके ट्रेड कर रहे हैं, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर इंक्रीमेंटल क्लाइंट के ऊपर इनको कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं पड़ता। इसकी वजह से जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलता है, और वो हमें इस बार देखने को भी मिला। अगर हम बात करें पार्ट ग्रोथ के बारे में, बॉटम लाइन ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने अपनी बॉटम लाइन को बढ़ा दिया बाय 193% ओवर वाई लेवल।
तो आप अपने वाई लेवल पे रेवेन्यूज को डबल कर रहे हो, डबल से भी ज्यादा कर रहे हो। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, पार्ट के बारे में, तो वो तो आप 3 गुना कर रहे हो। तो इससे अच्छा तो हम एक एक्सचेंज से और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। बट एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, हाईली सिक्लिकल, हाईली सीजनल बिजनेस, जब बाजार अच्छा कर रहे हैं तब ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। बट जिस दिन बेयर मार्केट आएगा, जिस दिन बाजार में एक्टिविटी कम होगी, जिस दिन लोग बाग बाजार को छोड़ के जाएंगे, उस दिन इन सबके जो जितने भी अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, ये थोड़े बुरे रिजल्ट दिखाने चालू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, हमें लगातार ट्रैक करते रहना है, हमें देखते रहना है कि भाई किस तरीके की चीजें चल रही हैं बाजार में, ये लोग किस तरीके का रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। और इनके लिए तो बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर होता है, आप उठा के निफ्टी 50 को देख लो, अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो बीएसई बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा। अगर निफ्टी 50 में सपोज 15% 20% के आसपास का फॉल आ गया, तब इनको प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि भाई शेयर मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं था, तब लोग बाग शेयर मार्केट छोड़ के जाने लगेंगे। तो जितना बाजार ऊपर जाएगा उतना इनका रेवेन्यू ऊपर जाएगा, उतना इनका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, उतना इनका वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, उतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, अब कहानी तो यहाँ पर भी वही है कि भाई आपको ट्रैक करना है इनका एवरेज डेली टर्नओवर कितना ऊपर गया, इसमें आपका कितना जो स्पेशल प्राइस वाला सेगमेंट है वहां से कितना रेवेन्यू आ रहा है वर्सेस नॉर्मल प्राइस वाले से कितना आ रहा है। तो एक एक करके दोनों चीजें देख लेते हैं। अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर एडीटीओ के बारे में बात करें तो इनका एडीटीओ बढ़ा बाय 88% ओवर वाई लेवल, बहुत बढ़िया। अगर हम जैसे बात करें तो अभी तक हमने सबसे अच्छी कंपनी पढ़ी थी ब्रोकिंग स्पेस के अंदर, जो एंजल वन था। एंजल वन अपने रेवेन्यूज को 50-55% के आसपास से बढ़ा रहा था, और उनका एडीटीओ भी इसी के आसपास बढ़ रहा था, 20-25-30% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा था। यहाँ पर 88% के आसपास का एडीटीओ का ग्रोथ है, तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप कहीं भी इस कंपनी के ग्रोथ नंबर्स में तो इनको पकड़ नहीं सकते कि भाई यहाँ पर आपका थोड़ा सा कम ग्रोथ लेके आया, आपका आपसे ज्यादा उम्मीद थी हमें ग्रोथ लाने की। तो हर जगह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये। अच्छा जी, अब इनके म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट में आ जाते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि इनका ब्रोकिंग वाला जो सेगमेंट है, जो एक्सचेंज वाला सेगमेंट है, जो स्टॉक से रिलेटेड जो इनका काम है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। अगर हम देखने जाए म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वेंट अप बाय 70% ओवर वाई लेवल, और इस वजह से हमें रेवेन्यू वाज अप 101% ओवर वाई लेवल। ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। अब इनके पास एक और रेवेन्यू सेगमेंट है जो ये लोग कमाते हैं कॉर्पोरेट से। तो जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बीएससी के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री को हर साल एक एनुअल फीस देनी पड़ती है कि भाई हम आपके एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं अपने शेयर की ट्रेडिंग के लिए। तो इनको दोनों तरफ से फायदा होता है। अगर कोई नई कंपनी आती है, नई कंपनी आके बीएससी के ऊपर लिस्ट होती है, बीएससी के ऊपर ट्रेड होती है, तो वो कंपनी एक वन टाइम आईपीओ फीस भी देगी, उसके बाद हर साल एनुअल फीस भी देगी। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको एनुअल फीस तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए भी इनको फीस देखने को मिलती है। तो ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स। तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम एक एक करके देखने जाएं, अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाएं, तो 31% तो आता है हमारा जो न्यू लिस्टिंग है, जो नए नए आईपीओ आ रहे हैं वो आके लिस्ट हो रहे हैं बीएससी के ऊपर, वहां से 69% आता है फ्रॉम एनुअल लिस्टिंग फीस। तो ये आपका टोटल आपका रेवेन्यू ब्रेकअप हो गया, जो ये कंपनियों की तरफ से आ रहा है। मतलब जो कॉर्पोरेट एज अ सर्विस की जो बारे में बात कर रहे हैं, उसमें दो ही सेगमेंट है। 31% आ रहा है आपका 31% आ रहा है जो आपकी न्यू आईपीओ लिस्टिंग हो रही है, और 69% आ रहा है जो आपका एनुअल फीस रिन्यूएबल है, कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री ने इस साल वापस पेमेंट किया, जिससे इनका शेयर बीएससी के ऊपर ट्रेड करता ही रहा है। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाए, तो 68% तो आता है हमारे ट्रांजैक्शन चार्जेस से। ये जो एफएनओ चार्जेस हो गए, इंट्राडे चार्जेस हो गए, डिलीवरी कैश वाले ट्रांजैक्शन के चार्जेस हो गए, 68% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हियर। अगर हम बात करें 16% रेवेन्यू आता है हमारा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट से। ये जो अभी हमने पिछले वाले पॉइंट पे समझा था कि नया आईपीओ और पुराने कंपनी की रिन्यूअल या लिस्टिंग के लिए वापस फी पेमेंट करते हैं ये लोग। उसके अलावा 8% आता है इनका ट्रेजरी इनकम से। ट्रेजरी इनकम में क्या आ गया? ट्रेजरी इनकम में आ गया कि भाई इन्होंने जो कुछ थोड़े बहुत इनके पास बॉन्ड्स पड़े हैं, शेयर्स पड़े हैं, कि वो वाली इनकम हो गई। और रिमेनिंग 8% आ गया हमारी अदर इनकम से। तो अगर बीएससी के बारे में बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी। अब यहाँ पर भी कहानी वही है। अगर आप आज के दिन हिंदुस्तान में कोई भी कैपिटल मार्केट कंपनी उठा के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 10 साल का पीरियड लेते हो, तो आपको पता चलेगा यार अभी तो बाजार बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, यहाँ पर बहुत तगड़ा ग्रोथ आने वाला है। बट वो 10 साल के बीच में कितनी बार ये कंपनियां 50% 60% गिरेंगी, फिर कितनी बार ये कंपनियां डबल ट्रिपल 4 गुना होगी, उसके बाद वापस ही इनमें 50-50 60-60% के आसपास का फॉल आएगा। तो ये बहुत लंबी साइकिल है।
तो अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि यार 10 साल में क्या होगा, तो 10 साल में तो आज जहाँ पर है उससे बहुत बेहतर स्थिति में होंगी। बट उस बीच में हमें लगातार ट्रैक भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है। जैसे ही बेयर मार्केट आएगा, इन सारी कंपनियों का कंप्रेशन हमें देखने को, जैसे हम आज के दिन देखें, बीएससी आज रफली ट्रेड कर रहा है 80, 88, 89, 90 के पी के आसपास। तो अगर ये लोग 100% के आसपास का अपनी टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आते रहते हैं, अपना 200% के आसपास का बॉटम लाइन में ग्रोथ लेके आते रहते हैं, तो ये 90 का पी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम एक्सॉर्बिडेंटली ओवर वैल्यूड स्टॉक बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ग्रोथ ही 100% के आसपास पे कर रहा है। तो फॉर सपोज आज आपने इसको खरीदा, जितना भी इसका भाव चल रहा है, आपने रफली 90 के पी पे इसको खरीद लिया, और आपका अर्निंग एक साल बाद क्या हुआ, एक साल बाद आपका अर्निंग 3 गुना हो गया। तो अगर आज बीएससी 100 रुपए कमा रहा है, तो अगले साल Q2 FY26 में उसने 300 रुपए कमा लिया, उसका अर्निंग 200% के आसपास से इंक्रीमेंट हो गया, 3 गुना हो गया, जो हमने इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो आपका पी सीधा सीधा गिर जाएगा, जो आपका 90 का पी है वो आपका गिर के रह जाएगा 30 का पी। तो यहाँ पर कहानी यही है कि आप इस ग्रोथ को कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, और दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। आपका निफ्टी 50 का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ये डायरेक्टली उसी से कोरिलेट करते हैं। अगर वो ऊपर जाता रहेगा तो ये लोग अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब चलिए, अब हम अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है हमारा एसएमसी ग्लोबल। अब ये क्या है, ये भी एक ब्रोकिंग कंपनी है, एसएमई ग्लोबल सिक्योरिटीज कंपनी का नाम। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो रफली 1600 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, यहाँ पर कुछ खास हो नहीं रहा। जो हमारी ब्रोकिंग कंपनी है, जो हमारी सबसे अच्छी ब्रोकिंग कंपनी है एंजल वन अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है बिटवीन 50 to 60% ओवर वाई लेवल। यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रहा है 16% के आसपास का। और अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो पैट बढ़ा आपका सिर्फ 15% से। तो देखो, 16% का रेवेन्यू ग्रोथ इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यार मेरे को तो 16% ही रिटर्न चाहिए, मैं 16% में खुश हूं और ये कंपनी मेरे को 16% लाके दे रही है। यहाँ पर वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपना मार्केट शेयर गेन नहीं करोगे, आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा। एक मरती हुई कंपनी, गिरती हुई कंपनी या एक डाइंग कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसका कभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं होता। इसीलिए हम चेस करते हैं ग्रोथ को, इसीलिए हम उसी कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा हो। जैसे एंजल वन है, एंजल वन आज 60% के आसपास पे ग्रोथ कर रहा है। वो सारी बातचीत हुई कंपनी से अपना मार्केट शेयर खींच रहा है और अपने मार्केट शेयर में ऐड कर रहा है। इनके साथ बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, ये काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड किया करते थे, और वहां से इनका मार्केट शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। और आप 16% के आसपास का ग्रोथ लेके आओगे तो उससे कुछ बात बनेगी नहीं। अब अगर हम बात करने चाहें, तो कंपनी के 3 मेन डिवीजन है। एक तो इनका डिवीजन है ब्रोकिंग वाला, एक है इंश्योरेंस वाला, और एक है फाइनेंसिंग वाला। तो फाइनेंसिंग में ये थोड़ा बहुत लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह देने का काम ये लोग करते हैं। अब देख लेते हैं इनका किस तरीके से हर सेगमेंट की क्या कहानी रही। अगर हम देखें, 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ब्रोकिंग सेगमेंट, तो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू ब्रोकिंग सेगमेंट से आ रहा है। 28% आ रहा है हमारा इंश्योरेंस वाले सेगमेंट से, और रिमेनिंग 12% आ रहा है हमारा आपका जो लोन देने वाले सेगमेंट से या फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट से। अब देखो, जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है, ब्रोकिंग वाला सेगमेंट का रेवेन्यू 22% के आसपास से बढ़ रहा है। जो हम बाकी सारी जितनी भी ब्रोकिंग कंपनी देखें, चाहे मोतीलाल ओसवाल देखें, चाहे आप उठा के आईआईएफएल सिक्योरिटीज, या जो अब आईआईएफएल कैपिटल बन गया वो देखो, चाहे आप एंजल वन देखो, ये जितनी भी अच्छी कंपनी है जो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, ये सारी इनसे ज्यादा रेट पे बढ़ रही है। ये उन कंपनी में से आता है जो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है। तो एक लूजिंग मार्केट शेयर कंपनी का कभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं हो सकता, और आपको ईपीएस ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलेगा कि अगर ये लोग अपने ईपीएस को लगातार 15, 16, 17% के आसपास से बढ़ाते रहें, तो आपका स्टॉक प्राइस 15, 16, 17% से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंप्रेशन हो जाएगा। ईपीएस तो आपका 15-16% से बढ़ जाएगा, बट आपका जो पी रेशो है वो नीचे गिर जाएगा। आज ये अगर आपको 8 या 10, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, इतने के आसपास का ही था, मतलब कुछ बहुत सस्ता, ऑप्टिकली देखने जाए तो काफी सस्ता स्टॉक लगता है ये। तो वहां से ये यहाँ पर और वैल्यूएशन कंप्रेशन होगा, वो 20 का पी शायद 15 का पी रह जाएगा, वो शायद 10 का पी रह जाएगा। आपको पूरा का पूरा ईपीएस ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रहा है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम फाइनेंसिंग वाले डिवीजन के बारे में बात करें, तो फाइनेंसिंग वाले डिवीजन में भी कोई बहुत बढ़िया काम ये लोग कर नहीं रहे। जो ये लोग वर्किंग कैपिटल लोन्स दे रहे थे और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला काम कर रहे थे, वहां पर भी इनके कोई एयूएम में ग्रोथ आ नहीं रहा। बट एक चीज आप कह सकते हो कि ठीक है, आपने एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके रखी, आपकी एसेट क्वालिटी नहीं बिगड़ी,
बट हम एक कंपनी में यही तो देखना चाहते हैं कि भाई जो आपका मेन डिवीजन है, ब्रोकिंग वाला डिवीजन है, वो अच्छे पेस पे ग्रो करे, वो मार्केट शेयर कैप्चरिंग वाला काम करे। जो आपके दूसरे वाले सेगमेंट्स है वो भी एटलीस्ट ग्रोथ दिखाए और इंडस्ट्री लेवल से ज्यादा ग्रोथ दिखाए। आपका जो एनबीएफसी वाला सेगमेंट है, जो फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट है, वो 0% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ लेके आ रहा है, उससे क्या ही मतलब है। उसके बाद अगर इंश्योरेंस वाले की बात करें तो इंश्योरेंस वाले में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ है, बट कोई छपड़ फाड़ के ये लोग ग्रोथ नहीं कर रहे कि बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री लीडिंग काम कर रहे हो या मार्केट शेयर कैप्चरिंग वाला काम कर रहे हो। वहां पर भी ये लोग मार्केट शेयर लूज ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी इनकी बैंड ही बचता जा रहा है। तो इस कंपनी में भी कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी या कुछ ऐसा खास नहीं है कि हमें इसको और इन डेप्थ जाके पढ़े या इसमें ऐसा इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ सोचें। यहाँ पर भी उतनी ही हालत खराब है जितनी बाकी सारी कंपनियों में हमें अभी देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, एक और ब्रोकर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ बात करें तो 6,500 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब देखो इनका अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ नंबर बताऊं तो 24% के आसपास से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट सिर्फ बढ़ा इनका 10% ओवर वाई लेवल से। अब आप एक ऐसा कंपनी हो जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए, आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलना चाहिए, उस टाइम पे आपका पार्ट में आ रहा है 10% के आसपास का ग्रोथ, आप ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं ला पा रहे, और वो आगे चल के हमें समझ में भी आएगा क्यों नहीं ला पा रहे। देखो इनके साथ भी वही सेगमेंटेशन है जैसे हमने पिछली कंपनी के साथ देखा था, पिछली एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ देखा था कि इनका भी एक एनबीएफसी वाला डिवीजन है। अब इन लोगों ने एनबीएफसी वाले डिवीजन में एमएसएमई लोन्स और माइक्रो फाइनेंस लोन्स कर रखे हैं, वहां पर तो बिल्कुल ही बैंड बज गया है। तो ना तो इनके एयूएम में ग्रोथ आया, एयूएम में तो बल्कि डी ग्रोथ हमें देखने को मिला, ऊपर से इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई। तो इनकी एसेट क्वालिटी जैसे खराब हुई, इनको प्रोविजंस बनाने पड़े। प्रोविजंस बनाने की वजह से यहाँ पर हमें पार्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पर पार्ट में उतना अच्छा ग्रोथ आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ 10% के आसपास का हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर हम बात करें, इनकी भी हालत उतनी ही खराब है, इनका भी ब्रोकिंग डिवीजन कोई बहुत अच्छे पेस पे बढ़ नहीं रहा। देखो सिंपल सी बात है, आज के डेट एंजल वन जहां तक मेरे को याद आ रहा है 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले कंपनी वर्सेस 6,000 करोड़ या 1,600 करोड़ अगर हम एसएमसी ग्लोबल के बारे में बात करें। तो यहाँ पर तो आपका बेस उनसे बहुत छोटा है, तो आपको बेस इफेक्ट का फायदा उठाते हुए ज्यादा ग्रोथ लेके आना चाहिए। आप कम ग्रोथ लेके आ रहे हो, वो 22% के आसपास से बढ़ रहा था, ये 24% के आसपास से बढ़ रहा था। एंजल वन का इतना बड़ा बेस है, इतने बड़े बेस के बावजूद वो अपने अपने रेवेन्यूज को बढ़ा पा रहे हैं बिटवीन 50 एंड 60% के आसपास। तो मेरे लिए वो एक सीधी सीधी एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आप ऑप्टिकली चाहे कितने भी सस्ते देखने को मिलो, इनका तो शायद 6 या 7 का आसपास का पीई है, बट अगर आपका 7 का पीई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप हमें पैसा बना के दोगे। देखो पैसा कब बनेगा, पैसा तब बनेगा जब आप कोई सस्ता चीज लोगे और वो सस्ता चीज महंगा होगा। यहाँ पर महंगा होने का कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि कंपनी अपना लगातार मार्केट शेयर लूज कर रही है, मार्केट शेयर खोता जा रहा है। अब जो कंपनी मार्केट शेयर खो रहा है, इन्वेस्टर को समझ में आ रहा है कि एक डाइंग बिजनेस है, इससे बहुत अच्छे बिजनेस है जो इससे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, इससे क्लाइंट्स अपने पास लेके जा रहे हैं। इसका धंधा अगर इसने कुछ ढंग का काम नहीं किया तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, कोई ग्रोथ तो अभी भी आ नहीं रहा है। इस चीज को समझते हुए इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकालेंगे, एक अच्छी कंपनी में पैसा डालेंगे। अगर अच्छी कंपनी में पैसा डालेंगे तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में और ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। वो शायद 7 का पी का स्टॉक 3 का पी हो जाएगा, 2 का पी हो जाएगा। वो कोई एंडलेस चीज है ये। आपका पी कॉन्ट्रैक्शन कितने भी लेवल तक हो सकता है। आपका पी एक्सपेंशन तभी होगा जब आपको एक एक अच्छा रिजल्ट की बैकिंग मिलेगी, एक आप अच्छी ग्रोथ लेके आओगे, आप इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ लेके आओगे। अगर मैं आपको एक नंबर देता है, देखो जैसे हम बात करते हैं एडीटीओ के बारे में, एवरेज डेली टर्नओवर के बारे में, कि आपका एडीटीओ कितना ऊपर गया, इनका एडीटीओ ही 10% के आसपास से गिर गया। मतलब एक ब्रोकिंग कंपनी का एवरेज डेली जो टर्नओवर है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो ही नीचे जा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो आपने तो कुछ ढंग का काम किया ही नहीं। अब इनके अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो इन्होंने Q2 FY24, आज से ठीक 1 साल पहले कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपना 5% के आसपास का मार्केट शेयर। अब वो 5% का मार्केट शेयर रह गया है 2.5% का। तो आपने अपना मार्केट शेयर 1 साल में आधा कर दिया, आपने बढ़ाया नहीं, अपने अपने 50% के आसपास से अपना मार्केट शेयर खो दिया। और आप इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से आपने बाकी दूसरी अच्छी कंपनियों को लीड देते रहे, अपनी ग्रोथ के ऊपर और ज्यादा फोकस नहीं किया, तो ये हो सकता है ये 2.5% का मार्केट शेयर 1% का रह जाए और फिर शायद आप बिजनेस से बाहर हो जाओ। आपका जो एनबीएफसी वाला बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा, आपका ब्रोकिंग वाले डिविजन में भी कोई बहुत अच्छा इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आ नहीं रहा। तो ऐसी कंपनियों का भी वैल्यूएशन निकाल के कोई मतलब बनता नहीं। तो चलिए यही थी कहानी इसके बारे में। अब हम चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं आईएफएल
या एक काम करते हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज को अगले वीडियो में करते हैं। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।